हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर एकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जॉन लॉक के पॉलिटिकल थॉट के बारे में। पहले सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं जिनका नाम है हॉब्स, ये दूसरे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं और तीसरे होंगे आपके रूसो। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक की अगर लाइफ पीरियड के बारे में बात करें तो 1632 टू 1704 तक इनका लाइफ पीरियड था। ये एक इंग्लिश फिलोसफर थे और इनको कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। इनके फादर पार्लियामेंटेरियन थे, तो फिर से वही बात, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, पार्लियामेंटेरियन थे इनके फादर। Locke's life coincided with the one of the most significant epochs of British history, that's the transformation of absolute monarchy से चेंज हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब देखिए, मैं जब भी पॉलिटिकल थॉट आप लोग पढ़ते हैं तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। तो इनके टाइम पे क्या हुआ कि अब्सोल्यूट मोनार्की से चेंज हुआ सिस्टम पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और उसको बोला गया ग्लोरियस रिवोल्यूशन। ग्लोरियस रिवोल्यूशन अब 1689। इसमें हुआ क्या, सारी चीज़ें जो भी हुआ ना, ट्रांसफॉर्मेशन अब्सोल्यूट मोनार्की से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ये पीसफुल था, ब्लडलेस था, और मोनार्क को हटा दिया गया और इस्टेब्लिश कर दिया एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब कितने अच्छी सी चीज़ें हुई ना कि आप एक सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं बिना किसी मतलब खून बहे, लड़ाई झगड़े, कुछ नहीं, बस पीसफुल तरीके से आप पूरा सिस्टम चेंज कर दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई कितने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, मतलब कितने अच्छे लोग हैं, लोग कितने सही तरीके से सोचते हैं। तो ये जब भी बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, तो मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात करेंगे, तो ये जब बात करेंगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे। वहीं हॉब्स क्या बोले थे, हॉब्स बोले थे कि भैया स्टेट ऑफ नेचर इज वॉर ऑफ एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया चारों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक, तो जिस तरह से जो भी कॉन्टेक्स्ट, जो भी जिस इंसान के सामने आएगा, उसी हिसाब से उनकी थिंकिंग चेंज होगी या फिर उसी अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग इवॉल्व होगी। सो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1689 भी कहीं लिखा मिलेगा, कहीं लिखा मिलेगा 1690। एक्चुअली इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी 1689 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उस बुक में लिखा था कि ये ईयर 1690 में पब्लिश हुई है। ठीक, मतलब कुछ इस तरह का केस था। तो बेटर ये है कि आपको दोनों चीज़ें, मतलब स्टोरी क्या है कि ये आपको याद रखनी चाहिए, ताकि क्वेश्चंस में अगर 1690 आता है तो 1690 पर क्लिक करिए, अगर 1690 नहीं आता तो आप क्लिक करिए 1689 पे। ठीक, इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 पे ये पब्लिश होती है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। द लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन, 3 लेटर्स थे जिसमें एक 89 में पब्लिश हुआ, एक 90 में, एक 92 में। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में, एंड द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में। अब जो ये दो ट्रीटीज है ना, इसमें जो फर्स्ट ट्रीटीज है वो रिफ्यूट करती है थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। किसने दी थी? रॉबर्ट फिल्मर ने। फिल्मर ने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की थ्योरी दी थी, जिसको वो नकारते हैं कि इसमें भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अब ये सपोर्ट किसको करते हैं? ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं ना। तो अगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं तो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को कैसे मान सकते हैं? तो वहां पे ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। सेकेंड ट्रीटाइज आती है, ये ग्लोरियस रिवोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। इसमें क्या कहते हैं? ही पोस्टेड दैट बाय नेचर ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। सभी ह्यूमन बींग्स क्या है? इक्वल हैं। देयर फोर नथिंग कैन पुट एनी वन अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनीबडी। मोनार्की में क्या होता है? किंग सुप्रीम होगा, उसके नीचे जितने भी लोग होंगे वो सब उसके अंडर होंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग ना सभी इक्वल हैं, इसलिए कोई भी इंसान किसी अथॉरिटी के अंदर काम नहीं कर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? कोई किसी अथॉरिटी के अंदर लोग काम नहीं करते हैं, वो अथॉरिटी खुद बनाते हैं कि आप पीस मेंटेन करिए, ऑर्डर मेंटेन करिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, गवर्नमेंट देश चलाइए, इस तरह की बातें होती हैं, किसी के अंडर काम नहीं होते हैं। थोड़ी अपन इल्स विदाउट हिज ओन काउंसिल। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन सेकेंड ट्रीटाइज में दिया गया। द स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स, तो सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, तो थिंकर हैं, तो स्टेट ऑफ नेचर की बात होगी ही होगी। देखिए लॉक ने क्या कहा
इट इज प्री पॉलिटिकल नॉट प्री सोशल एज मेन आर इसेंशियली सोशल बाय नेचर। हॉब्स ने क्या कहा था कि भाई साहब जो स्टेट ऑफ नेचर है ना वो प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल दोनों है। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में ना तो कोई पॉलिटिकल एंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी ना तो कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी। ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल है, यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये अपनी अपनी थ्योरी को जस्टिफिकेशन देंगे करंट इवेंट से। तो लॉ क्या कहते हैं कि भैया ये प्री सोशल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेन आर इसेंशियली सोशल बाय नेचर, ये इनका नेचर ही है कि ये सोसाइटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ये प्री सोशल तो हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ प्री पॉलिटिकल था। मतलब स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक। इट इज नॉट ए स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। हॉब्स ने बोला कि ये स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर है, लेकिन लॉ क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये उसका उल्टा है। इट इज स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये तो बल्कि इस तरह का केस है कि भैया यहाँ पे पीस मेंटेन होगी, लोग पीस प्रिफर करेंगे, लोग अच्छे लोग हैं यार, गुडविल है सबके अंदर, म्यूचुअल असिस्टेंस है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह की बातें होंगी कि सब कुछ अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे, लोग अच्छे बाय नेचर अच्छे होते हैं। अब ये चीज़ कहाँ से आई? जब आप अब ये कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि भाई ये देखते हैं कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो रहा है। अगर ग्लोरियस रिवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ हो रही है तो लोग बुरे कैसे हो सकते हैं भाई? तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट ये बनता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि थिंकर्स जो है ना, ये जो भी इस तरह की पुरानी बातें करते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट अपने इर्द गिर्द वाला देखेंगे, ठीक, और अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ें देखेंगे, प्लस उसी को एग्जाम्पल बनाएंगे अपनी बात जो बोलेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक। तो इन्होंने ग्लोरियस रिवोल्यूशन को देखा और बोला कि सब कुछ अच्छा है, लोग कितने अच्छे हैं, किसी खराब चीज़ को हटा दिए वो भी पीसफुली। किसी के पास इतना पावर था, किंग के पास कितना पावर होगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किंग को हटा दिए पीसफुली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये चीज़ कैसे हुई कि लोग अच्छे हैं ना, किंग भी अच्छा है ना, एक तरीके मतलब आदमी का बाय नेचर अच्छा आदमी है। तो इट इज़ ए स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ए स्टेट ऑफ लाइसेंस। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? स्टेट ऑफ लिबर्टी है, लाइसेंस नहीं है, स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं है। क्योंकि हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स भाई साहब बोलते हैं कि आपके पास नेचुरल राइट, ऐसे राइट्स हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कि इवन आपको ज़रूरत पड़े तो किसी को मार भी सकते हैं। लेकिन ये स्टेट ऑफ लिबर्टी है, ये लॉक का मानना है, लाइसेंस नहीं। आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी करिए, आपके पास लिबर्टी है कुछ माना। तो द मेजोरिटी ऑफ पीपल एट दिस स्टेज ओबे द लॉज ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा? लॉज ऑफ नेचर को ओबे करेंगे, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इनवर्ड मोरालिटी। अभी लॉज ऑफ नेचर क्या है भाई? वो साहब वो इनवर्ड मोरालिटी, आपके अंदर की जो मोरालिटी है, कि आप, मोरालिटी क्या कहती है कि आप अच्छे अच्छे काम करिए, मतलब गलत काम को कभी प्रमोट नहीं करेगी ना मोरालिटी। तो इसलिए लॉ ऑफ नेचर में लॉ को किस तरह का होगा? इनवर्ड मोरालिटी का। लोग तो ऑब्वियसली अच्छे हैं लॉ के हिसाब से, तो इनवर्ड मोरालिटी अच्छी चीज़ है कि आपकी मोरालिटी क्या कहती है कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मेन आर बाय नेचर रैशनल बींग्स, ऑल आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, ठीक। नो वन ऑट टू हार्म वन अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी एंड पोसेशन। फिर से ये हॉब्स के उल्टा जाते हैं, कहते हैं भाई सब लोग ना इक्वल हैं, सब बराबर हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे को हार्म करें या फिर किसी की ज़िंदगी मतलब ख़त्म कर दें, मार दें, किसी के हेल्थ में नुकसान पहुंचा दें। सबके पास लिबर्टी है, कोई किसी के पोजीशंस में हार्मफुल एक्ट नहीं करेगा। मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, हम आपके पास प्रॉपर्टी को छीन नहीं देंगे, ठीक है, इस तरह की कुछ बातें होंगी। इन द स्टेट ऑफ नेचर मेन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ नेचर में मेन के पास कौन कौन सी राइट है? लाइफ, लिबर्टी, अदर राइट्स भी हैं, लेकिन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है जो कि इनएलियनेबल है, नहीं दी जा सकती, इनवायलेबल है, इसको खिलाफ काम नहीं की जा सकती। बिकॉज डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर विच इज गॉड्स रीजन। अब लॉ ऑफ नेचर गॉड्स रीजन बोल दिया गया भाई, कि लॉ ऑफ नेचर क्या था? अभी तक इनवर्ड मोरालिटी के हिसाब से काम कर रहा था, और लॉ ऑफ नेचर क्या है? गॉड्स रीजन है, भगवान का ही रीजन है भाई, भगवान की ही एक तरीके से ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो गलत कैसे हो सकता है? वो चीज़ें तो एग्जिस्ट करेंगी ना। मेन प्रिजर्व नॉट ओनली टू वन सेल्फ बट टू ऑल मैनकाइंड। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। वो खुद को ही प्रिजर्व नहीं करेगा, बल्कि सबको प्रिजर्व करेगा।
और वो तब तक करेगा जब तक उसका खुद का प्रिजर्वेशन, मतलब उसका खुद का प्रिजर्वेशन उसके कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। ठीक। मेन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट है। नो कॉमनली एक्नॉलेज सुपीरियर हुज ऑर्डर्स दे हैव टू ओबे। सब इक्वल हैं तो कोई सुपीरियर नहीं होगा, तो इसलिए किसी को ओबे करने की जरूरत नहीं है। जब किसी को ओबे करने की जरूरत नहीं है तो देखिए प्रॉब्लम्स तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई चीज एक्शन होता है, कोई केस होता है, ठीक है, तो उसका जज कौन बनेगा? हर इंसान अपने केस में खुद जज बन जाएगा। इतने मतलब कितनी आइडियलिस्टिक सी बात हो रही है ना, कितने अच्छे हैं इंसान कि अपने एक्शन का वो खुद जज होगा कि वो सही है, गलत है, या फिर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक। अब आगे अब घुमाते हैं, अब बात यहाँ से यहाँ तक तो सब अच्छी अच्छी बात, अब यहाँ से बात घूम जाएगी। अब घूमते ही कैसे है? स्टिल देयर आर फ्यू पर्सन्स। अब ये कह रहे हैं कि फिर भी वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो मोरालिटी को साइड कर देंगे और अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करेंगे। ठीक। तो और क्या कहते हैं, अगर सभी लोग अपने केस में खुद जज बन जाते हैं तो जस्टिस सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं ना जो अपने मोरालिटी से अपने मोरालिटी को साइड कर दे रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में देख रहे हैं। 10 स्टेट ऑफ नेचर नॉट ए स्टेट ऑफ वॉर बट नॉट एन आइडियलिक कंडीशन टू। तो माना स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर नहीं है, लेकिन कोई आइडियलिक कंडीशन भी नहीं है भाई, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकती हैं, अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, और हो क्या सकता है कि स्टेट ऑफ नेचर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बीइंग स्टेट ऑफ वॉर। और स्टेट ऑफ नेचर हालांकि स्टेट ऑफ वॉर है नहीं, लेकिन हमेशा इस डर में रहेगा कि वो स्टेट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि लोग भी ऐसे हैं जो बुरे हैं। ठीक। तो ये केसेस हो रहे हैं। अब देखिए पूरा घूम के नहीं, हॉब्स की कॉपी करेंगे, हॉब्स की तरफ जाएंगे। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस, अब इस चीज को ठीक कैसे करें? मेन अबंडन द स्टेट ऑफ नेचर एंड इंटर इनटू पॉलिटिकल सोसाइटी बाय मींस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज आ गई कि अब अपने स्टेट ऑफ नेचर को अबंडन कर दो, छोड़ दो, उसको त्याग दो, और आपको एक पॉलिटिकल सोसाइटी बनानी है। और वो बनेगी कैसे? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनेगा। दे सरेंडर दियर नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट, अब अपनी सारी राइट्स सरेंडर कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इसको सरेंडर नहीं किया जाएगा। ठीक। दीज राइट्स कैन बी सिक्योर इन द सिविल सोसाइटी फॉलोइंग 3 थिंग्स आर प्रोवाइडेड। ठीक। अब जो राइट्स हैं अभी सिक्योर कैसे होंगी? 3 चीजें चाहिए कम से कम इनके हिसाब से। पहला चीज एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए। ठीक। जुडिशरी जो एक इम्पार्शियल अथॉरिटी होनी चाहिए, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, जो ये लॉ है या फिर जो भी जजमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक। और ये एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते समय अगर कोई रिपेल करता है तो उसके खिलाफ एग्रेशन भी दिखा सकता है। ठीक है, मतलब आपको मानना पड़ेगा जो भी यहाँ पे इन तीनों के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक। तो ये केस था। तो इसमें ना बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हुए थे कि लॉक ने कुछ किया नहीं, घुमा के पहुंचा दिया। मतलब लॉ का क्या था ओरिजिनल कि पीस होना चाहिए, तो अगर पीस है तो भाई आपको जरूरत क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? आपको जरूरत क्या है किसी और चीज की? जब सब पीस ही, तो अल्टीमेट डिमांड आपकी क्या होनी चाहिए कि पीस हो, जस्ट सोसाइटी हो। लेकिन लॉ कहते हैं पीस है, तो फिर आपको जरूरत क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की? अब कॉन्ट्रैक्ट बना के आप कहाँ पहुंच रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया वॉर हो सकती है, तो वॉर हो सकती है तो इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और स्टेट बना दीजिए, ये सब चीज ठीक रखेगा। तो हॉब्स भी तो वही कर रहा था ना, तो मतलब लॉ घुमा के लास्ट में जो हॉब्स बोल रहा था वही चीज बोल दी है। ठीक है, तो इसलिए ये बोला जाता है भैया ये लॉ का डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड और चोरी किया गया चीज है। सो आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। हॉब्स पोस्टुलेट द सोसाइटी एंड स्टेट आर फॉर्म टुगेदर। हॉब्स ने क्या बोला था? स्टेट जब बनेगा तभी सोसाइटी आएगी। तो मतलब स्टेट एंड सोसाइटी को अलग अलग करके हॉब्स ने नहीं देखा, क्योंकि हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या था, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ना तो सोसाइटी थी ना स्टेट था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों चीज एक साथ बनेंगे और साथ में डिजॉल्व भी होंगे। ठीक। लेकिन लॉक क्या कहते हैं कि सोसाइटी तो पहले से थी, स्टेट वे आर क्रिएटेड इन डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, सोसाइटी एंड स्टेप्स, सॉरी, सोसाइटी पहले से थी और दोनों को अलग अलग स्टेप्स में क्रिएट किया गया। क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी इज द प्राइमरी स्टेप, सबसे पहले ही सोसाइटी क्रिएट होती है। सेटिंग अप ऑफ द गवर्नमेंट इज अ सेकेंडरी स्टेप, फिर उसके बाद आएगा
स्टेट का क्रिएशन या फिर स्टेट को बनाया जाएगा। सो इफ गवर्नमेंट इज डिजॉल्व, अगर गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं, सोसाइटी थोड़ी ना डिजॉल्व हो जा रही, हम दूसरा गवर्नमेंट बना देंगे उसकी जगह पे। तो लॉक ने तो ये कर दिया। अब बाय ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, लॉक प्लेसेस गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। ठीक, गवर्नमेंट को सोसाइटी कंट्रोल में रख दिया। तो अब जब गवर्नमेंट सोसाइटी के कंट्रोल में चल गई, मतलब जो रूलर है, एक तरीके से गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, जो कि रूलर है वो सोसाइटी कंट्रोल में चली गई या फिर किसी की कंट्रोल में चली गई, तो क्या वो अब्सोल्यूट होगा? नहीं, अब्सोल्यूटिज्म का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। अब्सोल्यूटिज्म क्या था कि आपके ऊपर कोई नहीं है, आप जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन सर्वमान्य है। हॉब्स क्रिएट्स अब्सोल्यूट सोवरेनिटी व्हाइल लॉक इवॉल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, हॉब्स में एब्सोल्यूट सोवरेनिटी थी और इधर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बना दी थी। इससे इस चीजों का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल, मतलब देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और आप अब्सोल्यूट नहीं है और सोसाइटी के कंट्रोल में है, तो मतलब आपको लोगों के कॉन्सेंट से चलना पड़ेगा। इफ इन एनी केस गवर्नमेंट फॉल्टर्स फ्रॉम इट्स ड्यूटी, तो पीपल के पास राइट है, लोगों के पास राइट है, ओवरथ्रो कर देंगे भैया आपके गवर्नमेंट को और दूसरी गवर्नमेंट सेटअप कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास रेजिस्टेंस एंड रिवोल्यूशन का भी राइट है। और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ना वो इरिवोकेबल होगा। ए पर्सन हु हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर अगेन बी इन ए लिबर्टी ऑफ स्टेट ऑफ द। अच्छा देखो, कोई कहे कि यार मैं तो स्टेट के आने से पहले मैं पहले ज़्यादा खुश था, स्टेट ऑफ नेचर में ज़्यादा खुश था, ठीक है, तो मैं अब फिर से वापस जाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से क्या है, इरिवोकेबल है। ठीक, आप एक बार साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो आप वापस नहीं जा सकते, आपको स्टेट के साथ रहना पड़ेगा। सो राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, छोटा सा ही है। इन्होंने नेचुरल राइट्स, 3 नेचुरल राइट्स बताई, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई लोगों के पास ना अनलिमिटेड राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना ग्रैब नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं ओनरशिप में। 3 लिमिटेशंस लगी हैं, पहला है लेबर लिमिटेशन, दूसरा है सुफिशियंसी लिमिटेशन एंड तीसरा है स्पॉलेज लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन के अंदर लॉक कहते हैं कि आप उतना ही आप एक्वायर कर सकते हैं या फिर आप ग्रैब कर सकते हैं जितने में आपका खुद का लेबर मिक्स हो, मतलब आपका काम मिक्स हो, जितने आपने काम किया हो, आपने मेहनत जितने में के लिए काम किया है, मेहनत की है, सिर्फ आप उतना ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी आप कह सकते हैं बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, नहीं, उसके लिए आप ये बोला जाता है लॉ के द्वारा कि सुफिशियंसी लिमिटेशन है, आपको सिर्फ फिर भी उसके बाद उतना ही मिलेगा जितना रिक्वायर्ड है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी ही प्रॉपर्टी मिलेगी। फिर उसके बाद एक चीज और बोली गई, स्पॉइलेज लिमिटेशन। उसने बोला कि भैया गॉड ने ना जो प्रॉपर्टी बनाई है वो लिमिटेड है एक तरीके से, उसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं बचा कि आप स्पॉइल करें, डिस्ट्रॉय करें। ठीक, इफ वन टेक्स मोर देन ही इन्वेट्स हिज नेबर शेयर विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर। मतलब आप जितनी आपकी जरूरत है या फिर जितना आप उसका सही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने नेबर के शेयर को इन्वेट कर रहे हैं, आप उसके शेयर को भी ले लिए कि भैया मैं अपना तो ले रहा हूं, तुम्हारा भी ले लूंगा। ठीक है, और ये प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो ये 3 लिमिटेशन है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका पहला हो गया लेबर लिमिटेशन, दूसरा हो गया सुफिशियंसी लिमिटेशंस, और ये क्या चीज है ये भी पूछ लेता है, स्पॉइलेज लिमिटेशन। ये तीनों चीज लिमिटेशंस हैं। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि पसंद आती ही होगी यार, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको मेरी वीडियो जैसी वीडियो बनाऊँ तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और सब ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।